क्योंकि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तमाम चीजें सुने होंगे। तमाम चीजों में सुने होंगे कि आईएएस की फैक्ट्री है, यहाँ से नेता निकलते हैं, यहाँ से राजनेता निकलते हैं। और यहाँ लीजिए अगर कोई यूजीसी नेट देना चाहता है, यूजी करता है, पीजी करता है, उस दौरान अपना एग्जाम देता है, उसको सबसे पहले क्या क्या कुछ चीजें मेन चीजें ध्यान देनी चाहिए कि हाँ यह चीजें हमको करनी ही करनी। देखिए आप कर रहे थे सबसे पहले पैसे की बात होती है और बहुत लोग ये करते हैं कि पैसा मिलता रहेगा, पढ़ते रहेंगे बढ़िया भैया, रिसर्च करेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएगी हम देखेंगे। फिर उसी पर क्या होता है, कैसे नेट वालों को मिलता है कि जारब को मिलता है। नहीं देखिए, हमारे जो एकेडमिक भाषा में जो है इसको फेलोशिप को लोग मीठा जहर कहते हैं। जी कहते हैं कि मीठा जहर तो इनका कोई रोल यूनिवर्सिटी का, टीचरों का, हॉस्टल का? ये हम सबसे ज्यादा हम भाग्यशाली हैं कि हम इलाहाबाद आए तैयारी करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होना। तीसरी बड़ी चीज हमको हॉस्टल मिलना। इन तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हमारे में लड़का होता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो है दमदारी से अपनी बात रख सकता है। हाँ, दमदारी में जैसे संघर्ष साथ लोग घिस जाते हैं तो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं, पर हाँ खुश हैं, संतुष्ट हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर। मैं आज हॉलैंड हॉल छात्रावास में बैठा हूँ। हॉलैंड हॉल छात्रावास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्रावास है और ट्रस्ट का है, ट्रस्ट का ही ना सर, ट्रस्ट का छात्रावास है। और मैं यहाँ मिलने आया हूँ अनिकेत भैया से। मैं भैया कहता हूँ, यहाँ की परंपरा सर की है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अनिकेत सर हमारे साथ हैं और इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तमाम चीजें सुने होंगे। तमाम चीजों में सुने होंगे कि आईएएस की फैक्ट्री है, यहाँ से नेता निकलते हैं, यहाँ से राजनेता निकलते हैं और यहाँ से जुडिशरी के लोग निकलते हैं, तमाम लोग निकलते हैं। उसी में से यहाँ की एक और जो चीज है उसके बारे में बात करने आया हूँ। और उस चीज क्या है कि जो हर छह महीने बाद यहाँ एक उत्सव होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में पूरे देश भर में मुझे लगता है कि उत्सव मनाया जाता है। उत्सव होता है यूजीसी नेट के रिजल्ट आने के बाद। वह रिजल्ट ऐसे होता है कि बहुत लोग होते हैं जारफ, उसके बाद करते हैं रिसर्च, यानी कि पीएचडी करते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगता है। आपको जानकारी होगी, जो यूजी के छात्र हैं उनको जानकारी नहीं होगी। और मैं आपको यही बताने आया हूँ कि अगर आपको आगे रिसर्च करना है, पढ़ना है और इसके संबंध में कुछ आगे जाना है तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। मैं अंकित भैया से बात करने आया हूँ। हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे जारफ होना है, कैसे फेलोशिप निकालनी है, कैसे क्या होना है। बड़ा संघर्ष रहा है, बढ़िया संघर्ष रहा है और ठीक ठाक लंबे समय संघर्ष करने के बाद भैया आज जारफ हैं और जारफ होने के बाद आज हमारे साथ हैं। स्वागत है भैया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है पहले बता दीजिए हमको। लग तो इतने संघर्षों के बाद मिला है तो खुशी तो है ही, पर वो जैसे संघर्ष साथ लोग घिस जाते हैं तो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं, पर हाँ खुश हैं, संतुष्ट हैं। जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत थे वो मिला जी। कितने अटेम्प्ट के बाद आपका जारफ हुआ? ये हमारा ये 5वां अटेम्प्ट था। 5 अटेम्प्ट। इसके पहले आपका नेट था? इसके पहले लगातार 4 बार नेट दिया, 1-2 4 सवालों से रुकता था, लेकिन इस बार फाइनली जो है बहुत ही अच्छे नंबर के साथ जारफ क्वालिफाई हुआ। हाँ, जारफ जब आपका हुआ तो मतलब जब रिजल्ट आया तो आप हॉस्टल ही थे? हाँ, उस समय हॉस्टल ही थे और यहाँ पे एक हॉस्टल में क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा था। हाँ। और अगले ही दिन सेमीफाइनल मैच भी था। उसमें आप मैन ऑफ द मैच भी हुए, मैन ऑफ द सीरीज भी हो। तो सेमीफाइनल में संजोग ही था कि सारे ग्रह नक्षत्र हमारे ठीक चल रहे थे, एक साथ हमारे पक्ष में होते हुए चले गए। जी, तो देखिए मैं आपसे बात इसलिए करने आया हूँ। मैं आपको बता दूं, केंद्र में मैं उन छात्रों को रखना चाहता हूँ कि जो छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के हैं, जो यूजीसी नेट देना चाहते हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से, तो उनके लिए मैं आपसे जानकारी लेने आया हूँ, उनको बताने आया हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ाई पे बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई यूजीसी नेट देना चाहता है, यूजी करता है, पीजी करता है, उस दौरान अपना नेट का एग्जाम देता है, उसको सबसे पहले क्या क्या कुछ चीजें मेन चीजें ध्यान देनी चाहिए कि हाँ यह चीजें हमको करनी ही करनी। देखिए सामान्यतः क्या होता है कि लोग जब पीजी में एडमिशन लेते हैं जी, उसी समय इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं लड़के, और जो कि वही सही समय भी होता है हमारे हिसाब से। तो उसके लिए सबसे पहले जो नेट एआरएफ जैसे जिसका सबका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिलेबस अच्छे से जान लेना चाहिए, क्या पैटर्न है ये जान लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चन देख लेने चाहिए और उसके बाद फिर तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जैसे नहीं नेट एआरएफ अपना पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट तैयारी शुरू कर दे रहे हैं। तो पहले कोई भी किसी भी चीज की हम कहते हैं तैयारी, नेट एआरएफ नहीं, कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले अच्छे सिलेबस जान लेना, उसका पेपर पैटर्न जान लेना हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जी। आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। हाँ। आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई लड़का, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है? हाँ, फर्स्ट पेपर जैसे आर्ट साइंस से 2 होता है, एक साइंस वालों का अलग CSIR नेट होता है और आर्ट वालों का जो है UGC नेट होता है। तो उसमें
थोड़ा सा आर्ट वालों का एक फर्स्ट पेपर जो है वो सबके लिए सेम होता है, और साइंस वालों का थोड़ा सा अलग होता है, वो सभी साइंस के सब्जेक्ट के लिए एक होता है जी। तो सेकंड पेपर मतलब अलग अलग सबका होता है अपना अपना सब्जेक्ट। आपका पॉलिटिकल साइंस, मैं उसी बात करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज और बात कर लूंगा कि मान लीजिए जो नेट जेआरएफ जैसे हो जाता है, तो इसमें जैसे किन छात्रों को आना चाहिए, जैसे जो मतलब जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं या जो तैयारी और कुछ कर रहे हैं वह भी आ सकते हैं, या फिर उनको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, उनको नेट जेआरएफ देना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, लड़के जब यूजी में रहते हैं तभी से जो है अपना एक एम बना लेते हैं कि हमको इस लाइन में आना है। तब भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका एम क्लियर नहीं हो पाता है जी। पीजी में आने के बाद जो है उनका ये समझ में आता है कि नेट जेआरएफ दें, जैसे उनके साथ उनके जो दोस्त लोग हैं और स्टूडेंट जो उनके साथ हैं जी, वो अगर नेट जेआरएफ एक दो लोग क्वालिफाई हो जाता है तो वो सोचते हैं कि नहीं ये लाइन ज्यादा सही है, क्योंकि जेआरएफ हो जाएंगे, फेलोशिप मिलेगी, उसके बाद आराम से तैयारी करेंगे। तो हम तो कहेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो आपका इनिशियल टारगेट है उसी पे फोकस करें। हाँ, अगर आप नेट जेआरएफ तैयारी करना चाहते हैं मन से आगे, हाँ थोड़ा ये लंबा टाइम लेता है क्योंकि पीएचडी होती है उसके बाद फिर, तो तब भाई तभी आप इस लाइन में आए। बाकी जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो है एम चूज करें। फेलोशिप की बात आप कर रहे थे, सबसे पहले पैसे की बात होती है और बहुत लोग ये करते हैं कि पैसा मिलता रहेगा, पढ़ते रहेंगे बढ़िया भैया, रिसर्च करेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएगी हम देखेंगे। फेलोशिप का क्या होता है, कैसे नेट वालों को मिलता है कि जेआरएफ को मिलता है? नहीं, देखिए हमारे जो एकेडमिक भाषा में जो है इसको फेलोशिप को लोग मीठा जहर कहते हैं जी। कहते हैं कि मीठा जहर आके 5 साल के लिए आदमी फंस जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं। जो इस लेवल पे आ रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो काफी मैच्योर और सिंसियर होता है, उसको पता है अपने भविष्य कैसे तय करना है। और यहाँ आप बात करें कि फेलोशिप, जैसे जेआरएफ वालों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूजीसी देती है फेलोशिप, ठीक ठाक फेलोशिप होती है, लगभग 44-45 हजार। और जैसे जो जेआरएफ नहीं है वो अगर पीएचडी कर रहे हैं तो बहुत लड़कों की कंफ्यूजन रहती है उन लोगों को कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लियर बताना चाहते हैं कि जैसे जो बिना जेआरएफ के पीएचडी कर रहे हैं और जो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनको 8,000 की फेलोशिप महीने की मिलती है। और बाकी अन्य कहीं से भी आप करेंगे, जेआरएफ नहीं है तो कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब नेट है तब भी नहीं मिलेगी? नहीं, नेट है तब भी नहीं। नेट का फेलोशिप से कोई मतलब नहीं। लड़के सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते हैं। नहीं, तो जैसे नेट का फेलोशिप से कोई लेना देना नहीं। नेट मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसका वो ये होता है कि मतलब होता है कि जो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, बस नेट का केवल इतना ही मतलब है, उसका फेलोशिप से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब आप जेआरएफ होंगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगी? या फिर नेट पे किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से करते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। और हाँ, ये भी एक पीएचडी करने के लिए नेट भी अनिवार्य नहीं है। बिना नेट के भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ओनली पीएचडी करके आता है उसमें, उसके लिए आप एलिजिबल कर देते हैं। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, नेट भी नहीं है, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 8,000 मिलेगा। हाँ, तो फेलोशिप, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, फेलोशिप वाली बात हो गई, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई बच्चा मतलब जेआरएफ होना चाहता है या पढ़ना चाहता है, आगे रिसर्च करना चाहता है, तो जेआरएफ के लिए हमको सबसे पहले बता दिए कोचिंग का बड़ा मामला रहता है कि कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ लें, कौन सा किताब पढ़ लें, हमारा तो हो जाए। जैसे आपका भी 3-4 अटेम्प्ट लग गया, तो गलतियां तो आपको सबसे पहले पता होंगी हमारी क्या गलतियां हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं आजकल क्या हो रहा है कि जैसे पिछले 2-3 बार का पैटर्न देखें अगर, तो काफी फैक्चुअल चीजें पूछ रही हैं। तो उस हिसाब से जो लड़के का यूजी पीजी अगर बेस स्ट्रांग है, अच्छे से एकेडमिक उनका हुआ है, तो उनके लिए आसानी होती है। बाकी कोचिंग पे बहुत निर्भर हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि हमने किसी भी कोचिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं लिया था, खुद से तैयारी की थी, खुद एनालिसिस किया था कहाँ गलतियां हो रही हैं, उस पर सुधार किया। मतलब सब ऑनलाइन सुविधा तो है ही, तो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अब खुद की अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज्यादा हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण है। कोई बुक रिकमेंड करना चाहे या फिर कोई सोशल मीडिया वगैरह बता रहे हैं कि मतलब यूट्यूब वगैरह से कुछ अगर देखिए पढ़ना चाहिए? फर्स्ट पेपर लोगों को ज्यादा परेशानियां देता है हमारे हिसाब से। हमारे लिए भी ये दिक्कत थी। अगर जेआरएफ होना है तो हम हमेशा जो भी हमसे पूछता है हम यही कहते हैं फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर लाओ। तो उसके लिए जो है ऑनलाइन तमाम जो है कोचिंग वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीजें उससे ज्यादा आसान हो जाती है। तो हमारे हिसाब से अब तो कई जो है एजुकेटर आ गए हैं इस लाइन में, तो जिसके इसलिए किसी भी आप एक एजुकेटर का अगर ले रहे हैं, सब भी अच्छा पढ़ा रहे हैं जी, तो उसकी लेके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, वो सब चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
बुक कोई रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटिकल साइंस लिए, तो जैसे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जी तो हिंदी मीडियम के छात्रों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी तो उनके लिए एक लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर हैं, उनकी नोट्स हम कहेंगे कि एक बार लड़के जरूर देखें। पॉलिटिकल साइंस वो बहुत ही अच्छी नोट्स है, उसमें मतलब काफी कुछ चीजें कवर की गई हैं। जी। तो कोई भी एग्जाम हो, हमको नहीं लगता कि उनकी नोट से बाहर या कुछ आते भी होंगे, तो उनकी नोट जो है काफी कुछ चीजें कवर कर लेती हैं। ठीक है, बुक मान लीजिए हो गई और पढ़ाई लिखाई हो गई। तो लड़कों को अभी बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप रहे, आपका यूजी कहाँ था? इलाहाबाद? हमारा यूजी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संगठक कॉलेज है, ईश्वर डिग्री कॉलेज जी, वहां से हुआ है। जब वहाँ हमारा एडमिशन हुआ, मेन कैंपस नहीं मिला, तो लोग जैसे कॉलेजों को जो है कम महत्व की दृष्टि से देखते हैं। हाँ। लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं, हमारा जो आधार बना है वो ईश्वर शरण में ही बना है जी। ईश्वर शरण के जो अध्यापक थे उन्होंने इंटरेस्ट जगाया, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं जी, जिसके कारण जो हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं वो आधार उन्हीं ईश्वर शरण के अध्यापकों ने ही बनाया है जी। अच्छा, हमको एक चीज बता दीजिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं और हॉल हॉस्टल में रहते हैं। एक तो बड़ा मिथ रहता है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले होंगे जानते होंगे कि मिथ क्या रहता है, जो भी रहता है कि हॉलैंड हॉल में है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पक्की राजनीति तो पक्की आपकी चलती होगी। जी देखिए, कोई भी लड़का जब इलाहाबाद तैयारी करने आता है जी, हमारे हिसाब से जो पहले तो छात्र संघ भी होता था, अब तो बंद हो गया जी, तो उसके मन में दो ख्याल जरूर हमारे हिसाब से आते होंगे कि पहला या तो अधिकारी बनना है, दूसरा या तो नेता बनना है। ये हमारे मन में आया था जब हम नए नए आए थे कि नहीं, या तो नेतागिरी करेंगे या तो फिर अधिकारी आईएएस से नीचे नहीं। हाँ। फिर आदमी धीरे पढ़ता है, आगे बढ़ता है, चीजें समझता है, सिचुएशन आसपास की वैसी हो जाती है तो अपने आप क्लियर हो जाता है कि, और लोगों का इंटरेस्ट होता है जैसे जैसे एज बढ़ रही है, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उसके बाद एम धीरे धीरे क्लियर हो जाता है लड़कों का कि हमें करना क्या है। मतलब रुझान जरूर था, मतलब रुझान एक बार दिमाग में जरूर आता है। गलत तो नहीं, मुझे लगता है तब करना गलत थोड़ा होगा जी, माफ करिए, राजनीति करना गलत थोड़ा ना, मुझे लगता है मान लीजिए ठीक है डिस्ट्रैक्शन लगता है, हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ इन्वॉल्व होना या जैसे यहाँ की जो राजनीति रहती है, देखिए क्या लगता है, राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए और यहाँ की भी जो राजनीति है हमको अच्छी राजनीति करनी चाहिए, जो समस्याएं हैं उस पर बात करनी चाहिए, जातिगत राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हॉस्टल में आते हैं सभी एक समान रूप से होते हैं, किसी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं होता है। तो जब इसको लोग जाति की तरफ मोड़ देते हैं या धर्म की तरफ मोड़ देते हैं, दलीय राजनीति करने लगते हैं, वहां से राजनीति तो नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। पर हमारे हिसाब से इस सबसे दूर होकर एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए और अच्छी राजनीति यहाँ पे होती है। हॉस्टलों में या विश्वविद्यालय में भी चुनाव होते थे तो बहुत ही अच्छी राजनीति होती थी, एक अच्छा मंच था। तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं आप, राजनीति इन सब चीजों का, हॉस्टल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर यार दोस्त अब तक रहे हैं तो अच्छी खासी चीजें इन सब होगी, हमारे भी हैं, सबकी भी रहती है, तो इनका कोई रोल यूनिवर्सिटी का, टीचरों का, हॉस्टल का? ये हम सबसे ज्यादा हम भाग्यशाली हैं कि हम इलाहाबाद आए तैयारी करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होना, तीसरी बड़ी चीज हमको हॉस्टल मिलना। इन तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में, मतलब यहाँ तक पहुंचने में भी। विश्वविद्यालय में जो माहौल है, जो मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, जो क्लासेस चलती हैं, वो उससे काफी मदद मिली है। उसके बाद हॉस्टल में जो है एक आदमी का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। जो हॉस्टल में लड़का होता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो है दमदारी से अपनी बात रख सकता है। हाँ, दमदारी मतलब जैसे कि होता है कि अभी कोई चीज करने आ रहे हो गलत है, कोई बाहर कोई डांट देगा तो वापस आ जाए, तो यहाँ के लड़के नहीं, पूरा लड़ेंगे अपने हक के लिए, सही गलत के लिए, लड़ेंगे जीतेंगे, बिल्कुल हमारा चलता इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला नहीं। अच्छी बात है। अच्छा, मैं फिर एकेडमिक में आ जाऊंगा, तो आपने अब रिसर्च करेंगे, आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहेंगे? ये अभी तो रिसर्च का अभी हमारे एडमिशन में थोड़ा टाइम है, पीएचडी के एडमिशन में, क्योंकि अभी तो 2025 का ही सब पीएचडी का रिजल्ट आ रहा है जी, तो इस साल का आने में टाइम है। हमने कुछ विशेष तो अभी नहीं सोचा है, लेकिन एक हमारा हमेशा इंटरेस्ट का एरिया रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में कि रोल ऑफ सेलिब्रिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो आजकल देखते हैं चुनाव में सेलिब्रिटियों का रोल ज्यादा हो जाता है, तो क्या ये सही लोकतंत्र है जो किसी और फील्ड में लोकप्रिय है? कोई अच्छा सिंगर हो गया, अच्छा एक्टर हो गया, तो सेलिब्रिटी बन गया, राजनीति में ज्यादातर देखना है हो रहा है ऐसे ही। जब चुनाव नजदीक आते हैं कोई एक सेलिब्रिटी चेहरा खड़ा हो जाता है और अपनी दूसरी फील्ड में लोकप्रियता के कारण वो राजनीति में भी सफल हो जाता है।
एक लाइन में इसमें मैं अगर चाहूँ इसका क्या महत्व, मतलब इसका क्या महत्व हो सकता है, या क्या प्लस माइनस एक प्लस? तो एक लाइन में तो इसका जवाब देना बहुत कठिन है। फिर भी जैसे कि इसमें अगर देखा जाए कि ये राजनीतिक स्वतंत्रता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसी अधिकार को लेके जो है, इसी स्वतंत्रता को लेके सब चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या इससे जो आम नागरिक हैं या जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ पा रहे हैं या उनका स्थान ये ले रहे हैं? ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे कुछ सेलिब्रिटी होते हैं जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो होते हैं कि उनको मंच मिल जा रहा है, वो अच्छे मतलब स्ट्रगल करके अपनी फील्ड में आए, फिर वहां से राजनीति में आए और वो उस राजनीति में अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव। जी मैं इसमें आपके सब्जेक्ट से एक बात पूछना चाहूंगा। आपको सब्जेक्ट की सबसे बड़ी समस्या एक बता दीजिए, जो बच्चों को जो समस्या सबसे बड़ी लगती है और उसको फेस कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या लड़कों को होती है कि आजकल क्या देखा गया है कि लड़के ऑनलाइन ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। वो यूजी में एडमिशन ले लेंगे, क्लासेस नहीं जाएंगे, तैयारी करेंगे अपने रूम में बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज की। तो ये सबसे बड़ी कमी है। यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहा है, तो प्रोफेसर की जो वैल्यू है, उसकी जो योग्यता है, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी ये हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को लेकर हम कहेंगे। मतलब कि अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, बिल्कुल, मतलब क्लास करिए, और क्लास करने के साथ साथ अपने प्रोफेसर से सीखिए। जो सीखना जितना बन पाता है, जितना आप वहां जाके इन्वॉल्व होकर उसे सीख पाते हैं, सुन पाते हैं, उनसे जितना ग्रहण कर पाते हैं उसे करिए। अब मैं अपने लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपसे रखना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है जरूरी है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, और मैं खुद से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि आगे का आपका क्या लक्ष्य, जैसे पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है या फिर कुछ और? ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य तो यही है कि अच्छे से पीएचडी किया जाए, अच्छी रिसर्च किया जाए, और प्रोफेसर बनना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जी जी। अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखते हैं? अब देखिए, हमारे साथ ये है कि हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं सेट करते हैं। हमारा टारगेट कुछ समय का होता है। जैसे हम तैयारी करें, हमारा पहला टारगेट था JRF हो जाना, हो गए। अब हमारा अगला टारगेट है किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पीएचडी में एनरोल होना, फिर अच्छे से रिसर्च करना। तो अब 5 साल, अब यही चीजें हमको 5 साल में कहाँ ले जाती है, 5 साल बाद हो सकता है फिर हम मिले ऐसे इंटरव्यू, तब हम अच्छे से बता पाएं। जरूर होगा। हम आपको शुभकामनाएं इसके लिए देंगे और आपको बधाई भी देंगे। आपने और आपके संघर्ष को हम काफी सराहना करेंगे, क्योंकि आपने इतना लगे हुए रहा, मतलब 2-3 सालों के बाद तक, मतलब 4-5 अटेम्प्ट आपने दिया। उसके बाद आप JRF हुए। जाते जाते छात्रों को जो देख रहे हैं, क्योंकि छात्र देखते हैं मुझे, क्योंकि उनकी ही चीजें हैं, वही JRF करके उनके लिए बता दीजिए कि उनको JRF करना है तो करने के लिए 2-3 लाइन पकड़ ले भैया, और अगर रिसर्च करनी है तो इस पे चलते रहो भैया, आप धीरे धीरे हो जाओगे। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी, धैर्य बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम धैर्य खो दिए होते पिछले अटेम्प्ट में या इससे पहले अटेम्प्ट में, तो आज हम यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, कहीं अपना इधर उधर तैयारी करते, और हमारा भविष्य हो सकता है कि कुछ तय नहीं होता। लेकिन हमने धैर्य रखा, हमें उम्मीद, खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि एक और अटेम्प्ट दिया जाए अच्छे से। हमारा 1-2 सवाल से रुकता था, और हुआ तो ऐसे हुआ कि रैंक आ गई, तो वही है। आपकी 12वीं रैंक है? जी, 12वीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपके। और हम चाहेंगे कि कुछ समय बाद, अगले 5 साल बाद, जब 4 साल 3 साल बाद फिर आपके साथ ऐसे बैठा जाए, बिल्कुल, और एक और दूसरी बात पे चर्चा हो बहुत ही जल्दी। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं। हमें भी उस दिन का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।